मॉर्निंग जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज के दिन का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, आज मंडे है, वीक का पहला दिन, और हर नया दिन हमारे लिए एक नया मौका लेकर आता है खुद को बेहतर बनाने का, अपनी सोच को बदलने का और अपनी आदतों को संवारने का। तो आज हम बात करेंगे बुरी आदतों को कैसे छोड़ा जाए, ख़ास तौर पर दूसरों को तंग करने या इरिटेट करने की आदत से कैसे निजात हासिल की जाए। कभी कभी हम हंसी मजाक में या लापरवाही में ऐसी बातें कर देते हैं जो किसी के दिल को दुखा जाती हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। लेकिन एक अच्छा इंसान वो होता है जो अपने लफ्ज़ों से किसी को तकलीफ़ ना दे बल्कि खुशी दे। और बुरी आदतों को छोड़ने का पहला कदम यही है कि इंसान अपने अंदर एहसास पैदा करे कि मेरा हर अमल किसी न किसी पर असर डालता है। और जब ये सोच दिल में आ जाए तो रवैया खुद ब खुद नरम होने लगता है और ये सोचे कि अगर मैं इसकी जगह हूँ तो मुझे कैसा लगेगा। तो ऑब्वियसली दिस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल कि अगर आपको ये देखना है कि कोई आपके एक्शन से हर्ट हो रहा है या नहीं, तो आप खुद को उसकी जगह रख के देखें कि अगर कोई मुझे ये कहता तो मुझे कैसे लगता। और जब भी दिल करे किसी को चिढ़ाने या तंग करने का तो फ़ौरन रुक कर सोचें कि इससे किसी का दिल तो नहीं दुखेगा। यही छोटी सी आदत बड़ी तब्दीली लेकर आती है। और तीसरा अहम तरीका ये है कि हम अपने अल्फाज को पॉजिटिव बनाएं। मजाक ज़रूर करें, लेकिन ऐसा मजाक जो किसी को हर्ट करे, किसी की दिल आज़ारी करे या किसी की इज़्ज़त उससे ख़राब हो रही हो, कम हो रही हो, वैसे मजाक बिल्कुल ना करें, बल्कि ऐसे मजाक करें जिससे किसी के चेहरों पर मुस्कुराहट आए और उसका दिन खुशगवार हो। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब इंसान दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है तो इसकी अपनी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। तो इसी खूबसूरत और पॉजिटिव सोच के साथ हम शो का आगाज़ करते हैं कि हम अपनी आदतों को बेहतर बना कर एक अच्छे और बाइखलाक इंसान कैसे बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, और आज हम बात करेंगे चोट लगने, गिरने या किसी एक्सीडेंट की वजह से जिस्म के टिश्यूज़ और लिगामेंट्स को जो नुकसान पहुंचता है, इससे रिकवरी में फिजियोथेरेपी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी इंजरी जल्दी ठीक हो जाती है और कौन सी ज़्यादा वक्त लेती है, और घर पर कौन सी आसान एक्सरसाइजेज सेहत याबी को तेज़ कर सकती हैं। और ये सब जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है फिजियोथेरेपिस्ट, मेरे साथ मौजूद है असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हसनैन मुर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि जब आपको चोट लगती है, आपकी कोई इंजरी होती है, तो जो हमारे टिश्यूज़ हैं उनका रिकवरी पीरियड कितना होता है? जी बिल्कुल, अगर हम इंजरीज़ के बाद टिश्यू की रिकवरी की बात करें तो इसको हम डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। जिस तरह के कुछ माइनर इंजरीज़ हैं, कुछ मेजर इंजरीज़ हैं। जो एस्टिमेटेड टाइम एक मस्कुलर इंजरी लेती है वो ऑलमोस्ट 4 to 6 मंथ ले जाती है आराम से। ठीक है, अगर कोई मेजर इंजरी है। अगर माइनर है तो आपके विद इन 1 वीक भी हील हो सकती है, 10 डेज़ भी। जो एस्टिमेटेड टाइम होता है वो 3 to 4 मंथ्स, 5 मंथ्स वो आराम से लेती है। उसकी रीज़न क्या है कि हमारा मसल जो है उसने अपना फंक्शन परफॉर्म करना ही करना है। हमने अगर सपोज़ ये गिलास उठाना है और हमारी रोटेटर कफ की इंजरी हुई है तो हम ये मूवमेंट अपनी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ये हमारी ऐसी मूवमेंट है, हमने परफॉर्म करनी ही करनी है। इसकी वजह से रीअकरेंस बहुत ज़्यादा है। इंजरी की रीअकरेंस जब होगी, टिश्यू को रिकवर होने का टाइम नहीं मिलेगा और इशू आपका प्रोलॉन्ग होता जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि हम अपनी एक मूवमेंट लिमिटेड कर भी लेते हैं, हम अपने दूसरे हाथ से काम करते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा वो कंधा फिर जाम होने लग जाएगा। अच्छा। वो हमारा एक नया इशू स्टार्ट हो जाएगा। एक इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम दूसरे इशू की तरफ जाते हैं। इसीलिए कोई भी मस्कुलर इंजरी है उसके अंदर आपको थोड़ी बहुत मोबिलिटी रखनी पड़ती है ताकि ब्लड की सर्कुलेशन इंप्रूव होने के साथ आपकी इंजरी ऑटोमेटिकली हील हो। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जब आपको चोट लगती है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई खुद कैसे कर सकते हैं कि आपके इससे बोन जो है वो हर्ट हुई है, टिश्यू हर्ट हुआ है, कोई लिगामेंट हर्ट हुआ है? देखें, अगर तो बहुत स्वेयर पेन है पेशेंट को और जिस तरह स्टेयर से गिरे हैं, कोई ऐसी एपिसोड हुई है, तो सबसे पहले आपको एक्सरे करवाना चाहिए। और दूसरे नंबर पे अगर आप एक्सरे करवाते हैं, आपका एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल आता है, और दूसरी चीज़ है आपको इन्फ्लामेशन फील होती है, ब्रूजेज़ हैं, इन्फ्लामेशन आई हुई है, तो उस केस में आपने क्या करना है, आपके पास अगर कोई भी हमारी ऑडियंस में से है, गिरते हैं तो एक्सरे करवाया, फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन इन्फ्लामेशन इतनी ज़्यादा है कि आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, इसका मतलब आपके मस्कुलर इंजरी है। अब मस्कुलर इंजरी के लिए फर्स्ट स्टेप आपका होता है राइस प्रोटोकॉल। अच्छा। ठीक है, सपोज एक कोई भी गिरा है, कोई भी पर्सन है, उसके नी पे चोट आई है,
नी पे चोट आने के बाद उसका नी स्वेल हुआ है, उसने एक्सरे करवाया, सच कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं आया, तो फिर उसने उसको मैनेज करना है राइस प्रोटोकॉल के ज़रिए। राइस प्रोटोकॉल में सबसे पहले हम रखेंगे आर से रेस्ट, उसने अपना रेस्ट टाइम रखना है। साथ आइसिंग करनी है, आइस क्यूब लेके या आइस पैक लेके उसने जो अफेक्टेड एरिया उस पर अप्लाई करना है। थर्ड वन उसने क्या करना है, उसने कंप्रेशन करनी है, स्टॉकिंग करनी है, उसको कवर करके रखना है। और लास्ट पे क्या करना है, उसने एलिवेशन करनी है कि जब भी उसने लेटना है या ज़्यादा देर प्रोलॉन्ग सिटिंग करनी है उसने, तो अपनी टांग को उसने एलिवेटेड रखना है। ये राइस प्रोटोकॉल जो है ये आपकी जो इंजरी है उसको परसिस्टेंट भी नहीं रहने देता और जल्दी आपको हील भी करता है। ठीक है। अच्छा, जब आपको चोट लगती है तो फ़ौरन उस पर ठंडी टकोर करनी चाहिए या गर्म टकोर करनी चाहिए? देखिए, जिस तरह हमने बात की इन्फ्लेमेशन की, अगर एक ऐसा केस है जिसमें बिल्कुल भी इन्फ्लेमेशन नहीं है, सिर्फ पेन है, उस केस में आपने क्या करना है, आपने हीटिंग इफेक्ट देना है। और अगर आपको इन्फ्लेमेशन फील हो रही है, वहाँ ब्रूजेस बने हुए हैं, तो फिर आपने आइसिंग अप्लाई करनी है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी का जो ब्लड डेड फैन सेल्स हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा आपको रेडनेस फील होती है। इसीलिए उस रेडनेस को कम करने के लिए जब आप आइसिंग करेंगे, उस सारी जगह से ब्लड जो है वो आपकी बॉडी पार्ट्स की तरफ, दूसरे पार्ट्स की तरफ जाएगा और वो एरिया जो है वो आपका ऑटोमेटिकली कम उसकी रेडनेस होगी। जब आपकी रेडनेस ख़त्म हो जाए देन आप फिर हीट थेरेपी की तरफ आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कौन से जिस्म के हिस्से पे जब चोट लगती है तो वो बहुत देर से रिकवर होती है? सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो हमारी बैक और हमारा नी जॉइंट, अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा, सर की चोट नहीं इंक्लूड इसमें? सर की चोट को हम इसमें बिल्कुल सेपरेट रखते हैं क्योंकि वो एक एमरजेंसी कंडीशन है। सर की चोट अगर हम देखें आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के जिस तरह हम केसेस देखते हैं, उसमें अगर किसी के सर पे चोट लगी है और सर की चोट इस किस्म की है, माइनर जो चोट वगैरह लगती है वो तो नॉर्मल 3 to 4 days 5 days 1 वीक में रिकवर हो जाती है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, आप हमें कुछ एक्सरसाइजेज आप बता रहे थे घर में हम कर सकते हैं, वो हमें करके भी दिखाएं, जो कि अगर किसी को चोट लगी है, किसी का कोई फ्रैक्चर है, उसके बाद वो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें नी इंजरी की, हम नी से स्टार्ट होंगे, अपर एक्सट्रीमिटी की तरफ आएंगे। नी इंजरी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें देखने को मिलती है, इंजरी के बाद नी बेंडिंग में इशू आता है। अगर किसी का घुटना कहीं हिट किया है या उसकी कोई सर्जरी हुई है, स्पोर्ट्स प्लेयर में ख़ास तौर पे या एक्सीडेंट के बाद, तो वो देखेंगे कि जब उनको डॉक्टर्स बताते हैं कि आप नी बेंड कर सकते हैं, तो उस केस में उन्हें लगता है कि हमारी नी बेंड नहीं हो रही, हमारी नी लॉक हो गई हुई है। अब नी लॉकिंग में क्या होता है, अगर आपकी नी लॉक हुई है और आपको 2 to 3 days हुए हैं या 1 week to 10 days हुए हैं सर्जरी करवाई या इंजरी हुए, तो उस टाइम आपने क्या करना है, आपने जिस तरह ये चेयर है नीचे से बिल्कुल ओपन, अपनी टांग को लेना है, दूसरे पाँव से आपने इस तरह पीछे की तरफ उसको मूव करना है। ठीक है, अगर उसमें आपको लिमिटेशन आ रही है, पेन आ रही है, आपने फिर भी उसको एज़ पर योर ऑर्थोपेडिक एडवाइस आपने उसे मूव करना है। अगर आपके ऑर्थोपेडिक ने कहा है कि आपने अपनी नी को बेंड करना है, तो उस केस में या घर पे कोई इंजरी होने के बाद काफ़ी देर से इमोबाइल रहने की वजह से आपका नी लॉक हो गया, तो आपने अपने दूसरे पाँव से अपने घुटने को पीछे लेके जाना है। सपोज़ ये नी लॉक है आपका, तो दूसरे पाँव से आपने ये मूवमेंट करनी है। सेकंड पे आपने क्या मूवमेंट करनी है, आपकी नी का ही इशू है, आपको हर टाइम पेन रहती है, इस जगह पे आपके पेन आती है, नी के नीचे वाली साइड पे, फिर आपने क्या करना है, आपने कोई भी पिलो लेके या आप अपना हाथ भी रख के उसको इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। इस तरह प्रेस करें, 10 सेकंड होल्ड करें और रिलैक्स करें। इससे क्या होगा, आपकी नी के जो मसल्स हैं, नी के जो लिगामेंट्स हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग होगी। तीसरी एक्सरसाइज आपने क्या करनी है, अपने घुटने को सीधा करके आपने इस तरह होल्ड करना है, पाँव को बिल्कुल नीचे करके होल्डिंग करनी। जब आप नीचे करके होल्डिंग करेंगे, आपको इस जगह पे लोड फील होगा। लोड फील होने से भी क्या होता है, आपके नी के जो लिगामेंट है उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है। इसी के साथ अगर हम फोर्थ एक्सरसाइज पे जाएं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घुटने के अंदर वाली साइड पे बहुत दर्द होती है। जब हम चलते हैं, रनिंग करते हैं, तो हमारे अंदर वाली साइड पे पेन होती है। उस केस में उन्हें क्या करना चाहिए, उस केस में उन्होंने अपनी टांग को अपनी दूसरी टांग पे इस तरह से रख के तो ये प्रेशर अप्लाई करके मेंटेन करना है 10 सेकेंड, देन रिलैक्स करना है।
फिर अप्लाई करना है, 10 सेकंड होल्ड करना है, देन रिलैक्स करना है। इसी तरह वो लेट के भी अपने घुटने को सीधा करके घुटने के नीचे कोई भी पिलो या कुशन रख के उसको नीचे को प्रेस कर सकते हैं। जब वो प्रेस करेंगे पिलो को नी से तो उन्हें फील होगा दोनों साइड पे उनके प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है। इससे क्या आपके नी के लिगामेंट्स। डॉक्टर साहब बताएं, फ्रैक्चर के बाद कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हर एक को लेने चाहिए? जी बिल्कुल, जिस तरह हम शोल्डर की बात कर रहे थे कि अगर किसी को शोल्डर का या एल्बो का फ्रैक्चर हुआ है, डॉक्टर ने उसके स्लिंग अप्लाई की है। कुछ टाइम स्लिंग लगाने के बाद पेशेंट क्या कहता है, मेरी जो एल्बो है वो मूव नहीं कर रही, एक्सटेंड नहीं हो रही, और दूसरा ना मैं अपने कंधे को उठा पा रहा हूँ। इन दो कंडीशंस में आपने क्या करना होता है, एज़ पर योर कंसल्टेंट एडवाइस, कि अब हमें नहीं पता कि आपका जो फ्रैक्चर हुआ था वो किस टाइप का था, उन्होंने किस तरह से उसे मैनेज किया है, क्योंकि फ्रैक्चर में डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, अब वो सर्जन आपको बताते हैं या आप जब किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास विजिट करते हैं वो आपको बताते हैं कि आपको इतने टाइम बाद मोबाइल करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपने क्या करनी है, दूसरे हाथ से इस तरह रेजिस्ट करना है। ये आपकी बाजू है जो एक्सटेंड नहीं हो पा रही, दूसरे हाथ को ऊपर रख के दूसरे हाथ से उससे रेजिस्ट करना है और इससे ऊपर को जोर लगाना है। आपने अपने मसल में टेंशन बनानी है ताकि आपकी बाजू एक्सटेंड हो सके। दूसरे नंबर पे हम क्या देखते हैं कि शोल्डर लिमिटेशन बहुत ज़्यादा आती है, जिसको हम फ्रोज़न शोल्डर भी कहते हैं, कंधा जाम हो जाना। कंधा जाम जब होता है उस केस में क्या हम देखते हैं कि शोल्डर बहुत लिमिटेड हो जाता है। उस केस में आपने क्या करना है, अपनी बाजू को बाहर की तरफ लेके जाना है और कोशिश करना है कि ऊपर की तरफ लेके जाएं। ठीक है, अगर आप नहीं जा पाते तो दूसरे हाथ से उसको आप सपोर्ट करें, या आप किसी भी दीवार के साथ खड़े होके अपनी बाजू को दीवार के साथ लगा के तो आप ज़ोर लगाएं दीवार की तरफ। जब आप लगाएंगे आप देखेंगे आपके कंधे में प्रेशर आएगा और आपका उस टाइम, उस स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको बहुत पेन फील होगी, लेकिन बाद में आप काफ़ी बेहतर फील करेंगे। ठीक है। इसी के साथ अगर हम तीसरी एक्सरसाइज पे आएँ, वो क्या है, आपने अपनी बाजू को पीछे ले जाने की कोशिश करनी है। पीछे लेके जाएंगे, जितना ले जा सकते हैं लेके जाएं, या कोई टॉवल पकड़ लें, एक एंड इधर से एक एंड इधर से, और उसको इस तरह से मूव करें। ये कंधे के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। या जिस तरह बल्ब होता है, बल्ब को उतारते हैं ऐसे घुमा के, ये एक्सरसाइज आप याद रखें कि आपने जिस तरह बल्ब को उतारते हैं इस तरह से आपने अपनी बाजू को मूव करना है। ये एक्सरसाइजेज जो हैं पोस्ट ऑपरेटिव या प्रोलॉन्ग टाइम तक इमोबाइल रखने की वजह से, या वो पेशेंट जिनमें फालिज हो के वो ठीक हुए हैं, रिकवर हुए हैं फालिज से, उनमें कंधा जाम हो जाने के अंदर ये एक्सरसाइजेज बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो हम फिजियोथेरेपी के हवाले से बात कर रहे थे कि अगर आपको चोट लग जाए, आप गिर जाएं और आपके कोई टिश्यू, बोन या कोई मसला आ जाए इन चीज़ों में, तो कैसे आप घर पर अपनी प्रॉपर केयर कर सकते हैं और कौन सी एक्सरसाइजेज आपको लाजमी करनी चाहिए। मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हसनैन मुर्तज़ा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। क्या लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब, और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान खाने पीने की आदत के बारे में, क्योंकि अक्सर ख़वातीन उस वक्त मुख्तलिफ मशवरे सुनती हैं और समझ नहीं पाती कि क्या चीज़ वाकई फ़ायदेमंद है और किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। इसीलिए आज हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट जिनसे हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी ग़िज़ाएँ ज़रूरी हैं और रोज़मर्रा खुराक में क्या चीज़ें हमें शामिल करनी चाहिए और सेहतमंद रहने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर आमना अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर आमना, एक बेसिक हमें रूटीन बता दें जो ख़वातीन प्रेग्नेंट है और अक्सर जिनकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है वो तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हैं क्योंकि उनको बिल्कुल नहीं पता होता और हर इंसान डिफरेंट मशवरे दे रहा होता है। कोई एक चीज़ खाने का कह रहा होता है, कोई उससे खाने का मना कर रहा होता है। तो क्या चीज़ें करनी चाहिए और बैलेंस डाइट कितनी ज़रूरी है इसमें? बिल्कुल। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि मशवरे जो है वो हर कोई दे रहा होता है, हर कोई इस टाइम पे डॉक्टर बना हुआ होता है। और ऑब्वियसली एक लड़की जो फर्स्ट टाइम जिसने कंसीव किया है उसके लिए एक बड़ा ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस होता है। उसको नहीं पता होता कि आगे जो 9 महीने हैं वो बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने हैं, उसके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस।
तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट्स ना करें। आप जो डॉक्टर आपको कहते हैं अच्छा ये भी बड़ा कहा जाता है ना, बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना। एग्जैक्टली। अच्छा, आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और दूसरे लोगों के मशवरे से, और अगर डॉक्टर कुछ कहे कि इनका तो दिमाग खराब है, बिल्कुल, हमारे हाँ, ज़माने में तो नहीं होता था, हमें देख लो। बिल्कुल, तो ये ज़माने पे डिपेंड नहीं करता, ये हर एक की सेहत पे डिपेंड करता है। हर एक की सेहत और बॉडी और चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो सबसे ज़रूरी तो ये एक तो कंसीव करने से पहले, जब अगर आप सोच रहे हैं कंसीव करने का, तो प्री नेटल जिसको हम बोलते हैं केयर बड़ी ज़रूरी है। यानी कि आप अपने सप्लीमेंट्स और डाइट पहले से ही अच्छी करनी शुरू कर दें, ताकि आपकी जब आप कंसीव करें तो उसमें मसले ना आए। अच्छा, और जिस तरह से आपने कहा कि एक अच्छी ग़िज़ा और टिप्स, हेल्दी टिप्स प्रेगनेंसी की क्या हो सकती है, तो उसमें यही है कि सबसे पहले जो कहा जाता है ना, 2 लोगों का खाना है, इस पे आपने बिल्कुल अमल नहीं करना। फोकस आपका 2 लोगों की न्यूट्रिशन पे होना चाहिए, 2 लोगों के खाने पे नहीं। तो आपने ज़्यादा नहीं खाना, आपने अच्छा खाना है और जितनी ज़रूरत है उतना खाना है। इसके अलावा ये भी समझा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी होगी तो खुदा ना खास्ता कोई बीमारी है, तो अब आपने बेड पे ही बैठे रहना है और चलना फिरना नहीं है। हमारे सब कॉन्टिनेंट में ज्यादा है, वरना बाहर तो वो सारी एक्टिविटीज कर रही होती है, सीढ़ियां चढ़ रही होती है, हाइकिंग कर रहे होते हैं, माउंटेन्स पे सब कुछ कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जिम कर रहे होते हैं। बल्कि रिकमेंड किया जाता है कि आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग कर लें, योगा कर लें, वॉक कर लें, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे भी वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अच्छा डॉक्टर, आप ना ये बताएं कि आपने बात की है कि अच्छा खाएं। कुछ लोग होते हैं उनको क्रेविंग बहुत, लड़कियों को क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, उनको मैंने सुना है, मेरी जो अपनी कज़न्स हैं, मतलब उनको अजीबो-गरीब चीज़ों की क्रेविंग हो रही होती है। रात के 2 बजे उनको गोलगप्पों की क्रेविंग हो रही होगी, कभी किसी फ्रूट की क्रेविंग हो रही होगी जो सीजनल है भी नहीं। तो ये क्यों होता है, और अगर आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं तो क्या ये ठीक है? देखिए, क्रेविंग होना एक नॉर्मल है बॉडी का फंक्शन, उसमें कोई ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में होता है अगर ज़रूरत से ज़्यादा डेली बेसिस पे आपको हो रही है, जैसे आपने कहा रात को स्पेशली क्रेविंग हो रही है, तो उसकी एक वजह ये हो सकती है कि दिन भर आपकी डाइट जो है वो अच्छी नहीं रही, या जितनी रिक्वायर्ड है उतनी नहीं रही। जैसे आम रूटीन में भी क्या होता है कि हम पूरा दिन डाइट कर रहे होते हैं, कुछ नहीं खा रहे होते हैं, हमें होता है कि हमने वज़न कम करना है, लेकिन रात को एकदम से इतनी ज़्यादा भूख लगती है कि वो फिर जो सामने आता है हम खाते हैं। तो क्रेविंग्स जो है वो कोई ऐसा इतना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उन क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप खा क्या रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा रात को फिर जंक फूड ऑर्डर कर रहे हैं, फिर आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी, तो ज़रूरत से ज़्यादा वेट गेन होता जाएगा जो नुकसानदेह है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, हमें ना कहा जाता है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें इंसान को बहुत ज़्यादा चीज़ों से भी एहतियात करनी चाहिए। तो एक तो बताएं किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए, और दूसरा डाइट में कौन सी चीज़ें हैं जो लाजमी उनको लेनी चाहिए और कौन सी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए? जी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है, वैसे तो तीनों ट्राइमेस्टर्स जो है बहुत अहम होते हैं और डाइट का तीनों में ही ख्याल रखना ज़रूरी है, लेकिन फ़र्स्ट में ज़ाहिर है एहतियात इसलिए भी ज़रूरी है, बहुत सारे लोग हैं नौजिया होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो अक्सर ये शिकायत होती है कुछ खाया पिया नहीं जा रहा, वॉमिटिंग और वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो उसके लिए एक तो ये कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, यानी वक्फे वक्फे से आप खाएं, एकदम बहुत बड़ा मील आप ना लें, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। इसके अलावा खाना खा के फ़ौरन लेट जाना वो आपके लिए सही नहीं है, आप थोड़ी बहुत चहलकदमी जो है वो करें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। बच्चे की जो मेंटल डेवलपमेंट है, जिसको हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, उसकी डेवलपमेंट के लिए फॉलिक एसिड ज़रूरी होता है, जो आपको मिलता है हरे पत्तों वाली सब्जियों से, तो उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अपनी डाइट को ओवरऑल जो है वो हेल्दी, बैलेंस, क्लीन ईटिंग जिसको हम कहते हैं वो करें, घर का खाना खाएं। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या करना चाहिए, और कौन से चीज़ें हैं जिससे एहतियात करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो कर भी लें तो इट्स ओके, और जंक फूड किस हद तक आप खा सकते हो? सेकेंड ट्राइमेस्टर में जिस तरह फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने कहा फॉलिक एसिड ज़रूरी होता है, तो सेकेंड में आयरन और कैल्शियम जो है वो ज़रूरी होती है। तो आपने दूध दही जो है उसका इस्तेमाल अच्छा करना है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। आयरन के लिए आप मछली, चिकन, अंडा इसका इस्तेमाल करें, और इसके अलावा जो है सप्लीमेंट्स जो है वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही आपने इस्तेमाल करने हैं, जो वो सेल्फ़ मेडिकेशन जो है वो आपने बिल्कुल नहीं करनी। अक्सर लोग जो है ना डोज़ अपने हिसाब से ही एडजस्ट कर रहे होते हैं। आयरन की डेफिशिएंसी जो है अक्सर ख़वातीन में देखी जाती है, खून की कमी जिसको हम कहते हैं, और डिलीवरी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशन भी इसी वजह से आती है। आपने भी सुना होगा बच्चे की ऑक्सीजन लो हो गई तो फिर सी सेक्शन करना पड़ गया। तो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर वाला टाइम होता है जब आपने अपनी आयरन जो है वो पूरी करनी है, ताकि खून की कमी ना हो और ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये ना हो। अच्छा, कौन सी चीज़ें हैं जो ख़वातीन करती हैं तो वो फिर सी सेक्शन करना पड़ता है उनको? जैसे आपने बताया कि HP बहुत ज़्यादा कम हो जाता है उनका। बिल्कुल,
देखिए सी सेक्शन तो डिपेंड करता है कि आप डिलीवरी के टाइम पे आपकी क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का सी सेक्शन हो और ये जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है इसी की वजह से, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। लेकिन क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए उसमें, जिस तरह से मैंने शुरू में बताया कि 2 लोगों का खाना, बहुत ज़्यादा खाना, कि ये भी क्या कहा जाता है ना, ज़्यादा खाएंगे तो बच्चा हेल्दी होगा, मोटा बच्चा होगा। तो ये वाले जो कॉन्सेप्ट हैं इनको आपने फॉलो नहीं करना। अच्छा खाना है, बैलेंस खाना है, हल्की फुल्की चहलकदमी जो है वो आपने अपने आप को एक्टिव रखना है। स्ट्रेचिंग करें, योगा करें, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स, स्पाइसी फूड्स वो आपने नहीं खाने। इसके अलावा नमक वाली चीज़ें, क्योंकि प्री एक्लेप्सिया या हाइपरटेंशन जो है वो देखी जाती है, जो कि बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। इसी तरह जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो डायबिटीज़ हो जाती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा नमकीन, इस तरह की चीज़ें आपने नहीं करनी। और कुक्ड चीज़ें खानी है, रॉ चीज़ें नहीं खानी। अनहाइजेनिक फूड नहीं खाना, क्योंकि इसमें आपकी इम्यूनिटी ज़रा लो हुई हुई होती है, तो कोई भी आप बैक्टीरिया कैच कर लेंगे तो वो फिर इन्फेक्शंस वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर आमना, हमें बताएं कि 3rd सेमेस्टर में क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे केयर करनी चाहिए, डाइट क्या होनी चाहिए? 3rd ट्राइमेस्टर जो है वो अगेन बहुत अहम होता है। उसमें आपकी बॉडी में ना बहुत ज़्यादा, आप समझ लें, बर्डन आ गया हुआ होता है, क्योंकि आपका बेबी की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो गई होती है, आपने वेट भी बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया होता है, चलना फिरना आपके लिए मुश्किल हो रहा होता है, बैक पेन आपको हो रही होती है। तो उसमें यही है कि आपने प्रोटीन अपनी अच्छी रखनी है। जैसा 1st ट्राइमेस्टर में हमने फॉलिक एसिड का जिक्र किया, 2nd में आयरन और कैल्शियम की बात की, तो 3rd में प्रोटीन जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। और 3rd ट्राइमेस्टर में आपको कैलोरीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आपने पहले 2 ट्राइमेस्टर्स में कम खाया है तो तीसरे में आपने ज़रा अपनी डाइट बढ़ानी है, अपनी कैलोरीज़ बढ़ानी है। तो प्रोटीन जो है, अंडा, मछली, चिकन, हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं, फाइबर जो है वो आपने अच्छा रखना, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अक्सर ख़वातीन को हो जाती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर आमना, ये जो ड्रिंक्स है, हेल्दी ड्रिंक्स, ऑब्वियसली वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो उसके लिए बेस्ट क्या है? अच्छा, पानी जो है ना वो आपने मुनासिब ही पीना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना, बहुत कम भी नहीं पीना। जिस तरह नॉर्मल हम 8 से 10 ग्लास पीते हैं आप वो पी सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है उस केस में आप अपनी पानी की इंटेक बढ़ा लें, और फिर आप जो ड्रिंक्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ जिस तरह हमने कहा नौजिया वगैरह होता है, तो उसके लिए नींबू पानी बहुत सारी ख़वातीन में मददगार साबित होता है। लेकिन अगेन वही बात है, बहुत शुगरी ड्रिंक्स और बहुत नमकीन ड्रिंक्स आपने अवॉइड करनी है। ठीक है। अच्छा, ये जो आयरन और कैल्शियम है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए? इसकी आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जैसा मैंने शुरू में कहा, अक्सर लड़कियों में आयरन की कमी होती है और खून की कमी होती है। और इसीलिए मैंने ये भी आपको शुरू में ही कह दिया था कि जब आपने कंसीव करना है और प्लान प्रेगनेंसी है तो आप अपने ये पहले ही ब्लड वर्क करवा लें, अपने टेस्ट वगैरह करा लें, अपने आयरन लेवल्स जो हैं चेक कर लें और उसको आप कर लें, क्योंकि अक्सर ख़वातीन को फिर आयरन इन्फ्यूजन्स, ड्रिप्स लग रही होती हैं, सप्लीमेंटेशन, और वो फिर सप्लीमेंट्स भी उनसे खाए नहीं जा रहे होते। ये भी शिकायत होती है कि हमने आयरन सप्लीमेंट लिया, हमें वॉमिट हो गई, तो वो फिर ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन कॉज करती हैं, क्योंकि इसी ने आयरन ने ही खून बनाना है और खून से ही सारी ग़िज़ा बच्चे तक जानी है। तो अगर आयरन नहीं होगी, खून की कमी होगी, तो ग़िज़ा भी आपकी ठीक नहीं हो सकती। अच्छा, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो लें? आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आप गोश्त जो है वो सबसे भरपूर होती है सोर्स आयरन की। इसके अलावा हरे पत्तों वाली सब्जियां जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खजूरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फल जो है एप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छी डाइट रखें। अच्छा, ये बताएं कि एक्टिविटी की तो आपने बात की है कि थोड़ी बहुत एक्टिविटी लाजमी करनी चाहिए, तो प्रेगनेंसी के बाद क्या चीज़ें हैं जो नेसेसरी हैं और डाइट में ज़रूरी होती हैं? बिकॉज अक्सर लोग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और बहुत ज़्यादा डाइट का भी ख्याल रखते हैं, और जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, लेकिन आई फील लाइक बाद में भी आपको उतनी ही केयर चाहिए होती है, बल्कि उससे ज़्यादा चाहिए होती है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए? जी बिल्कुल, प्रेगनेंसी से पहले भी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और आफ्टर प्रेगनेंसी भी, जिसको हम पोस्टपार्टम का पीरियड कहते हैं, केयर तीनों टाइम पे ज़रूरी है। जब बच्चा हो जाता है तो सारा ये अटेंशन फोकस बच्चे पे ही होता है, हर कोई, और इवन माँ की भी कोशिश होती है कि वो दूध पी ले, उसका डायपर चेंज हो, सब कुछ। तो लेकिन जो 3 to 6 मंथ्स होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एक तो ये कि अक्सर लड़कियाँ डिप्रेशन में चली जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी चेंज हुई है, वेट पुट ऑन हो गया है, वो अपने आप को शीशे में देखती हैं तो डिप्रेशन होने लग जाता है। तो वेट लॉस करने की कोशिश ना करें इस टाइम पे, अपने सर पे इस चीज़ को सवार ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा पैदा करना इज़ नॉट ईजी।
एक आप इतने बड़े लम्हे और उससे मरहले से गुजरे हैं, तो अपने आप को थोड़ा टाइम दें, बॉडी को रिकवर होने का टाइम दें, अच्छी ग़िज़ा लें, रेस्ट जो है वो करें, डॉक्टर से आप कनेक्टेड रहें। अगर कोई भी इशू आपको हो रहा है तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें। बस अपनी सेहत जो है उसके ऊपर 3 to 6 मंथ्स एटलीस्ट उसको बॉडी को दे रिकवर करने के लिए, और उसके बाद आपके जो भी हेल्थ गोल्स हैं आप उस पर फोकस। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि डाइटरी हैबिट्स क्या होनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, सेकंड में क्या ज़रूरी है, और थर्ड में क्या ज़रूरी है, किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए, और कैसे आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, और इर्द गिर्द के जो मशवरे हैं उनके बजाय जो आपकी डॉक्टर है सिर्फ आपको उसकी सुननी चाहिए। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर आमना अली। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। और शहर में पार्किंग के मसाइल आज भी वैसे हैं जैसे 10 साल पहले थे। शहरियों की बड़ी तादाद पार्किंग के लिए अब भी गैर कानूनी स्टैंड्स के हाथों लुटने पर मजबूर होती है। पार्किंग के मसाइल के हल के लिए लाहौर पार्किंग कंपनी बनाई गई थी, मगर वो खुद मसाइल का शिकार हो गई है। लाहौर पार्किंग कंपनी सफ़ेद हाथी क्यों बनी है, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ ईद कुर्बान की आमद के पेश नज़र कौन से इकदाम किए जा रहे हैं, जानवरों की आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाना और ईद पर सफाई का ख्याल रखने के चैलेंज से कैसे निपटा जाएगा, इस हवाले से क्या प्लान्स बनाए गए हैं, और इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं चीफ रिपोर्टर और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा इमरान साहब, सबसे पहले तो बताएं कि लाहौर में जो पार्किंग मसाइल हैं ये क्यों नहीं हल हो रहे, क्या वजूहात हैं इसके पीछे? बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा एक ये इस वक्त अलमिया है कि एक तो मॉर्निंग शो है और संजीदा बात है। लोग सुबह सुबह मॉर्निंग शो में जो है वो संजीदा बात को बड़ा सीरियस लेते हैं, और चूँकि सब नाश्ता कर रहे होते हैं तो इसमें सब ही इसी प्रॉब्लम में है। आप किसी भी शाहराह पे चले जाएं, कहीं पे भी हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको सबसे बड़ी उलझन जो है वो पार्किंग की होती है। किसी बाज़ार में चले जाएं, किसी एक बाज़ार में भी चले जाएं, चाहे वो इचरा हो चाहे वो लिबर्टी हो। हालांकि लिबर्टी को भी स्मूथ बना दिया गया है, मगर फिर भी उलझन का शिकार रहते हैं कि यार ये गाड़ी लगानी है, इसके बाद क्या सूरत हाल होगी। इसके साथ साथ आप मेन बुलेवार्ड पे कहीं पे भी चले जाएं, इवन कि आप सबसे एशिया की जो मार्केट है हफीज़ सेंटर, वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे पार्किंग का निज़ाम ही नहीं है। वहाँ पे इतनी उलझन है कि आपको खाली रोड पे जाके गाड़ी लगानी पड़ती है, यानी कि हफीज़ सेंटर से कम से कम 200 मीटर दूर। बिल्कुल। और इसी तरह आप मेन मार्केट में चले जाएं, इसी तरह नूरजहाँ रोड पे चले जाएं, आप अंदरून शहर की तरफ आ जाएं। अब ये तमाम ये मसाइल हैं और ये हर किसी का मसला है, और किसी गली में चले जाएं पार्किंग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक तो जो एटीट्यूड है, जो हमारा अपना रवैया है, एक उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। सेकेंडली जो सर्विसेज मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। अब इसके लिए 4 बड़े इन्होंने प्लान किए हैं 2 साल बाद जाकर कि जी हम ये 4 जो इस वक्त मॉडल पार्किंग जो हैं वो बनाएंगे, जिसके जो आपका जो जनरेट करेगा कार्ड उसी के ऊपर आपका नाम होगा। डायरेक्ट पैसे जो हैं पार्किंग कंपनी के उसके रेवेन्यू में जाएंगे उनके, यानी कि ऑटो पार्किंग सिस्टम होगा। मगर क्या ये सिर्फ 4 ही चाहिए? अनप्लैंड शहर है, अनप्लैंड पार्किंग सिस्टम चल रहा है, और रवैये, और ये आप दूर ना जाएं, ये हमारे पास ही शिमला पहाड़ी चौक है, वहाँ पर चले जाएं, अब खुद तजब्जुब का शिकार हो जाएंगे कि मैंने गाड़ी किधर खड़ी करनी है। अगर आप बाइक पर गए हैं तो बाइक का स्टैंड कहाँ पे है, रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर्ड है, अब एक लाइन का रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है तो आप 3-3 लाइनों में पार्किंग स्टैंड करवा रहे हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पे जो आमद है लोगों के आने वालों की वो ज़्यादा है। तो इससे पहले कि आप 3 लाइनें करवाएं तो बाहर की रोड भी जो है वो ब्लॉक हो जाए, अब उसका कोई बंदोबस्त करें, कोई बंदोबस्त नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप माल पर चले जाएं तो माल पर भी यही सूरत हाल है। अब नीला गुंबद जो जहाँ पे अब इतना बड़ा पार्किंग प्लाजा बन रहा है, वहाँ पर भी तो रोज़ाना की जो कारोबारी ज़िंदगी है वो मुतासिर है, मगर वहाँ पे भी पार्किंग का प्रॉब्लम इर्द गिर्द की जगहों पे बहुत ज़्यादा है।
इसी तरह आप कहीं पर भी चले जाएं, इचरा हो, जोहर टाउन हो, टाउनशिप का इलाका हो, आपके जोहर टाउन मेन बुलेवार्ड हो, आपकी गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड हो, MM आलम रोड हो, हुसैन चौक हो, जहाँ पर भी आप जाएंगे आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो पार्किंग का नज़र आएगा। इवन आप 4 बड़े हॉस्पिटल जो हैं, सरकारी अस्पताल सर्विसेज हॉस्पिटल जो है आपका गंगाराम है, म्यू हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, आपके शेख ज़ायद हॉस्पिटल, यानी कि जहाँ जहाँ पे भी जाते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ही है, तो गवर्नमेंट को नहीं पता कि ये प्रॉब्लम है? सब पता है। तो फिर क्या इशू है? ये जो पार्किंग माफियाज हैं इतनी सरगर्म है, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स भी हैं, तो क्या गवर्नमेंट के पास इतना वसाइल नहीं है कि इनको रोके? आपने खुद ही बोल दिया माफियाज। अब ये माफियाज की वजह से मैं और आप जो है ना नीचे तड़प रहे हैं। तो लाहौर पार्किंग कंपनी का क्या रोल है? वो अपना सही से रोल प्ले नहीं कर पा रही? यही तो सारी बात है कि देखें, ना उनके पास अपने फिनांस में ऑफिसर्स हैं, ना उनके पास रेगुलेट करने वाले ऑफिसर्स हैं, ना उनके पास HR में ऑफिसर्स हैं। तमाम जो पुरकशिश यानी कि हैवी सीट्स हैं वहाँ पे लोग ही नहीं लगे हुए, तमाम वो लोग लगे हुए हैं जो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पे आए हुए हैं। अब आप देखें, एक कॉन्ट्रैक्ट पे आने वाला बच्चा वो क्या फैसला साजी करेगा, और एक सरकारी अफसर आकर बैठेगा तो उसको पता होगा, उसकी बाकायदा एक उसका सर्विस का हिस्सा होगा कि अगर मैंने कुछ किया तो मेरी ACR ख़राब हो जाएगी। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं पिछले 2 साल से ये अक्सर चल रही हैं। कोई इनका कोई बोर्ड नहीं है, अगर बोर्ड है तो वो 3 माह के लिए एक सरकारी तौर पे बनाया जाता है, मगर उस बोर्ड के बाद अभी तक कोई ऐसा बोर्ड नहीं बना जिसमें आपके पास चेयरमैन जो है वो बाहर का हो, आपके मेंबरान जो हैं वो जमात के, जो इस वक्त की जमात है मुस्लिम लीग नून या कोई और, उनको लाया जाए ताकि एक बोर्ड हो जो अपने फैसला साजी करे और वहाँ पर बात जो है वो सामने नजर आए, बोर्ड रोज़ाना की बुनियाद पर छापे मारे। अब ये वो चीज़ें हैं जो मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं, जो आम आदमी की बातें हैं ये सारी। अब देखें, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के लिए जो हाल रोड पे स्टैंड्स बने हुए हैं वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम नज़र आता है। इतनी आप एक ड्रोन उड़ाए ना वहाँ पर, तो आप उसका व्यू लें तो आपको ऐसे लगेगा यहाँ पर तो हज़ारों मोटरसाइकिल खड़ी हैं। अब वो हज़ारों मोटरसाइकिल फ्री नहीं खड़ी, रोज़ाना की बुनियाद पर वो पैसे देते हैं, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे वहाँ पे आने वाले जो लोग हैं, ख़रीदार हैं। अब ये इतनी बड़ी मार्केट है हाल रोड, शालम देख लें, शालम मार्केट में आप अंदर जाएं तो आप कहते हैं कि ना इस यहाँ पे आगे ना दम घुट रहा है। वजह क्या होती है? उस सड़क की आर्टरी छोटी हो जाती है, यानी कि बाइक्स लगी हुई हैं, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ऐसे लगता है एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है। और बाज़ारों के अंदर भी बाइक्स खड़ी होती हैं और अंदर जा भी रही होती हैं। अब तमाम देखें, इनकी 216 साइट्स हैं, 216 साइट्स पिछले 10 साल से ही हैं, और 1000 पार्किंग स्टैंड पूरे, एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे लाहौर में है। अब 1000 पार्किंग स्टैंड से पैसे कौन लेता है? हर हॉस्पिटल के बाहर जो है पार्किंग स्टैंड है। अब सड़क पर जब भी पार्किंग स्टैंड होगा तो वो रजिस्ट्रेशन जो है वो सरकारी होगी, क्योंकि सरकार की वो सड़क है, मगर वहाँ पे भी नहीं है। वहाँ पे हॉस्पिटल वालों के साथ आपस में मिली भगत हुई है। अच्छा इमरान साहब, ये बताएं कि जो CM ने ये भी तो कहा है ना, आपको बेहतर पता होगा कि जो पार्किंग का निज़ाम है उसको डिजिटल किया जाए और ये जोन वाइज नाफिज होगा, तो आपको क्या लगता है कि इससे क्या चेंजेस आएंगे और क्या ये हमारे लिए ठीक है? देखिए, जब तक मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि गाड़ी की जो टोकन फीस है वो 30 रुपये है, लेन 100 रुपये रहे हैं, 100 रुपये ले रहे हैं ना, तो आप 100 रुपये कर दें, आप 100 रुपये कर दें ना सरकारी तौर पे, ले तो रहे हैं। देखें, कोई पूरे दिन में 10% लोग होंगे जो 30 रुपये देकर जाते होंगे, 100 नहीं लेते तो 50 ले लेते हैं। टाइम्स है 5 बजे के बाद वो बढ़ा देते हैं, आ गए, इतनी वीडियोस वायरल होती हैं। अब आप कह रहे हैं अथॉरिटीज को पता ही नहीं है। अब आप आ गए उसी लाइन पे, इसका मतलब है कि आप खुद फील्ड में जाते हैं, आपको पता है इन चीज़ों का। अब देखिए, आप किसी बाजार में गए हैं, आपको इन चीज़ों का पता होता है, आम आदमी को भी पता होता है वो क्या करे। सर्टेन टाइमिंग्स है, वीडियो वायरल होती है बकायदा, वैसे तो तनकीद तो देखी जाती है, तो ये चीजें नहीं इनको पता लगती। आम आदमी क्या करे, उनकी फिर आवाज़ हम तक पहुंचती है, हम आप तक पहुंचाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं कि ये मामला चल रहा है। इमरान साहब, हम तनकीद करते हैं, वो भी उन तक पहुंच जाती है, तो जो लोग ऐसी वीडियोस जिनकी वायरल हो रही है वो क्यों नहीं पहुंचती? सब पहुंचती हैं, सब पहुंचती हैं। तो फिर ये कह रहे हैं कि उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं, आंखें बंद हल ही नहीं करना चाहते। हल नहीं करना चाहते। देखिए, आप ये देखिए ना कि आप एक बाज़ार में गए, चले आज के दिन में आप किसी एक बाज़ार में चले जाएं और आप बस नेचुरल तरीके से आप बाज़ार में जाएं, वापस आएँ, आपसे वो देखें 50 रुपये मांगेंगे, 30 रुपये नहीं मांगेंगे। अच्छा, कई जगहों पर तो एक गाड़ी के 1 घंटे की जो फ़ीस है, मैं खुद ये जेल रोड पे जितने भी हॉस्पिटल है मैं खुद गया हूँ, बिलीव करें 100 रुपये से नीचे लेते ही नहीं वो।
यानी कि प्राइवेट उन्होंने अपने पार्किंग स्टैंड्स बनाए हुए हैं, है सरकार की जगह मगर प्राइवेट पार्किंग स्टैंड बनाए हुए हैं। मगर ये वजह क्या है? वजह यही है कि तमाम जितना भी अमला है वो किसी और के लिए काम करता है, जो ऊपर बैठा हुआ है वो किसी और के लिए काम करता है, एक चेन बना हुआ है। ठीक है। अब इस चेन का फ़ायदा जो है वो उन लोगों को, कुछ लोगों को जो नमक के बराबर हैं उनको हो रहा है, जो नीचे। अब मैं इतनी ये बात कर रहा हूँ तो ये मैं नहीं कर रहा, ये जो सुनने वाले हैं, जो कर रहे हैं इस चीज़ को, चेन को लेकर चल रहे हैं, वो भी सुन रहे होंगे, और जिनकी बात मैं कर रहा हूँ वो भी यही कह रहे होंगे ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है। अब जो सुन रहे हैं वो मेरे पे इसको तनकीद कर रहे हैं, देखा यार ये हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये देखिए हमने इतना ज़्यादा अच्छा ऑटोमेशन, कहाँ पे ऑटोमेशन लगाई है जी। अब बागबान पूरा चले जाए, आप वहाँ पे चिंकी रक्षा देखें। अब यहाँ पे बैठे स्टूडियो में बैठे 8-10 लोग हैं, इन सब की बात भी यही है। अब यानी कि चिंकी रक्षा अपनी मर्जी से वो सीधा खड़ा हो जाता है जाकर, किसी के लगने की जगह ही नहीं है। उससे भी क्या है, उससे भी पैसे लिए जाते हैं, क्योंकि उसका वो लग ही नहीं सकता सड़क पे। जब रिट कायम होगी तो वो सड़क पे खड़े नहीं हो सकता। हम ठीक है, जाते इमरान साहब आते सही कह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस पर काम होगा, जो मुख्तलिफ मसाइल है वो हल किए जाएंगे। और सिर्फ इंतज़ामिया या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने शहर को, अपने घर को, अपने इलाके को साफ़ रखें। और बड़ी ईद क्योंकि आ रही है तो हम सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और आज बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। हम बात करेंगे टॉक्सिक रिश्तों के बारे में, कि जब शौहर और ससुराल दोनों टॉक्सिक रवैयों के हामिल हों तो वो कैसे एक औरत की ज़हनी और जिस्मानी सेहत को दीमक की तरह चढ़ जाते हैं, और कैसे ये टॉक्सिक माहौल घर के सुकून और रिश्तों के तकद्दुस को पामाल कर देता है। और इस डिस्कशन का मकसद ये समझना है कि मुसलसल क्रिटिसिज्म, बदतमीज़ी और जहनी दबाव के साए में जीने वाली औरत ख़ुद को इन हालात में कैसे संभाले, अपनी जहनी सेहत का ख्याल कैसे रखे, और क्या ऐसे मुश्किल हालात में रहते हुए किसी सेहतमंद रिश्ते की बुनियाद रखना मुमकिन है। और इसके साथ साथ हम इस पहलू पर भी बात करेंगे कि टॉक्सिसिटी सिर्फ एक तरफा नहीं होती। बाज़ औक़ात घरों में टॉक्सिक बीवी या बहू का रवैया भी पूरे ख़ानदान के अमन को तबाह कर देता है। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि जो नेगेटिव रवैया है वो जिसकी तरफ से भी हो, वो रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है और वो रिश्तों के लिए जहर बन जाता है। और इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तहमीना यासिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और बहुत शुक्रिया आपको बुलाने के लिए। यू वेलकम। अच्छा डॉक्टर तमीना, सबसे पहले तो बताएं कि टॉक्सिक रिश्तों की पहचान क्या है, और इसके एक दूसरा एंगल है, मैंने सोचा था बाद में डिस्कस करें लेकिन साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। और ये इतने एडिक्टिंग क्यों होते हैं? लोगों को पता भी हो कोई शख्स टॉक्सिक है, लेकिन कोई लड़की टॉक्सिक है, कोई लड़का टॉक्सिक है, फिर भी वो इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं कि वो निकल नहीं पाते। हाँ, इसमें देखिए टॉक्सिक रिश्ता होता क्या है। सबसे पहले तो अगर एक रिश्ते में आप रिलैक्स्ड नहीं हैं, अगर एक रिश्ते में आपके अंदर बेचैनी है, घबराहट है, और हर वक्त ये फियर है कि ये इस रिश्ते में कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। एक होता है कि आपकी अपनी पर्सनालिटी में होता है, एक होता है कि रिलेशनशिप में होता है। एग्जैक्टली, किसी के बिहेवियर की वजह से वो एक कांस्टेंट एंजाइटी रहने लग जाती है। बिल्कुल। तो वो रिश्ता जो होता है ना, वो आपको हर वक्त ऑन एज रखता है, और आपके अंदर जो डर होता है कि अभी कुछ हो जाएगा, अब ये मसला हो गया तो क्या होगा, तो उस रिश्ते को कहते हैं कि ये टॉक्सिक है। अगर वो फैमिली में है तो फैमिली में मोस्टली ये होता है कि जैसे ससुराल में होता है कि ससुराल में जो लोग हैं उनके बिहेवियर्स की वजह से, या फिर जैसे आपने एक और बात की कि कोई एक खातून भी जाती हैं एक ससुराल में और उनकी वजह से सब प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। एक तो ये चीज़ है कि एक शख्स का जो रवैया है वो दूसरों के बिहेवियर्स पे डिपेंड करता है कि दूसरों के अगर टॉक्सिक बिहेवियर्स हैं तो उसका रवैया जो है वो किस तरह का होगा और कैसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरी जो आपने एडिक्टिव बिहेवियर की बात की, तो एडिक्टिव ये इसलिए हो जाता है कि ऐसा नहीं होता कि रिलेशनशिप्स जो होते हैं उनमें टॉक्सिसिटी शुरू में ही आ जाए। यानी एक तो है ना ससुराल वाला डिफरेंट होता है, लेकिन जो रिलेशनशिप्स होते हैं जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ का है, जैसे कि दो लोगों का आपस का रिलेशनशिप है,
उसमें मोस्टली जो टॉक्सिसिटी आती है वो तब आती है जब पहले 2 स्टेजेस गुजर चुकी होती हैं और पहली स्टेज जो होती है वो होती है लव बॉम्बिंग की, यानी कि पहले लव बॉम्बिंग करके उनको अपनी तरफ माइल किया जाता एकदम है, से आसमान पे लेके जाके डायरेक्ट जमीन पे फेंकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो उसमें हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स तो हमारे उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, हम कहते हैं डोपामीन ट्रैप होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली उसकी वजह से ये होता है कि वो शख्स इतना ज़्यादा उसके साथ अटैच्ड हो जाता है। और फिर एक और जो उसमें बिहेवियर होता है वो ये होता है कि आपने दूसरे शख्स को बहुत तारीफ़ की, बहुत स्पेशल फील कराया और एकदम से आप गायब हो गए। अब वो जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं वो भी एक ट्रैप होता है, यानी हुक होता है डोपामीन का, जिसकी वजह से इंसान एडिक्शन में आना शुरू हो जाता है। यानी उसका जहन जो है वो क्रेव करता है उसी लव को जो कि उसने कुछ अरसा दिया, और फिर उसकी वजह से वो बेचैन होना शुरू हो जाता है। फिर हम इसमें ट्रॉमा बॉन्डिंग को भी ले आते हैं कि ट्रॉमा बॉन्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारा कुछ मिलके जो है ना वो एक टॉक्सिक जो एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट करता है और प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसे डॉक्टर तमीना, आपने बड़ी अच्छी टर्म यूज़ किया ट्रॉमा बॉन्डिंग। इसका लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि अक्सर जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो आपको बता रही होती हैं कि यू डोंट लव हर, यू डोंट लव हिम, ये सिर्फ एक ट्रॉमा बॉन्ड है, ये तुम लोगों का असल में कोई वो नहीं है जिसको आपको ना हेल्दी रिलेशनशिप, सिर्फ ट्रॉमा बॉन्ड है। तो इसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं और इसको ईजी वर्ड्स में ऑडियंस के लिए भी एक्सप्लेन करें? देखिए, इसमें एक चीज़ जो कि अक्सर क्लाइंट्स मेंशन करते हैं, वो कहते हैं कि इस रिलेशनशिप में हमारे अंदर जैसे वो बटरफ्लाइज फील होती हैं, बेचैनी सी होती है, अजीब सी वो तबीयत में चेंजेस आ रहे होते हैं। तो वो कहते हैं शायद ये प्यार है, जबकि ये प्यार नहीं होता है, ये तो आपकी एंग्जाइटी होती है, ये तो आपकी वो फियर्स होते हैं, वो टेंशन होती है जो दूसरे के साथ लिंक्ड होती है। दैट इज नॉट, दोज आर नॉट बटरफ्लाइज, दैट इज कॉमन सेंस लीविंग योर बॉडी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है तो उन्हें लगता है कि शायद कि मैं इसको इस शख्स की कंपनी को, उसके साथ क्लोजनेस को क्रेव कर रही हूँ, इस वजह से मैं उसके साथ जो है ना, मुझे लगता है कि मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है उसकी। लेकिन असल में वो आपका विद टाइम ट्रॉमा बॉन्ड बिल्ड हो रहा होता है, यानी दूसरे शख्स ने आपके अंदर इतनी एंग्जाइटी डाल दी और आपने भी, यानी दोनों हाथों से ताली बजती है। लेकिन ये कि दूसरे शख्स के बिहेवियर्स की वजह से आपके अंदर ये फीलिंग कि अब मुझे उसकी तवज्जो चाहिए, अब मुझे उसकी तवज्जो चाहिए, और वो तवज्जो इसलिए नहीं कि वो प्यार, इसलिए कि वो जो हाइप आनी थी इमोशंस में, जो कि उसकी तवज्जो से आनी थी, जिसको हम कहते हैं कि डोपामीन इतना ज़्यादा हो गया कि एलिवेट हो गया कि यू फील के पता नहीं दुनिया में सब कुछ वो तरह फैंटेसी में चला जाता है इंसान। तो ये वाली फीलिंग जो है ना, वो फिर आने के लिए वो फिर उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं, फिर उनके अंदर फियर्स बेशक होते हैं लेकिन दे वांट दैट हाइप। अच्छा डॉक्टर तमीना, एक कॉलर है, उनका सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एहसान। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी आपके? जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? जी मैंने अब ये करना था कि मेरी बीवी है ना, हमारे 5 बच्चे हैं, बड़ी बेटी जवान है, तो वो ना 3 साल से ना वो गलत रास्तों पर चल पड़ी है। 2 बंदों से तो मुझे मेरे सामने वो मानी है, लेकिन मैंने ना उसको कभी मारा पीटा नहीं, प्यार से समझाया है, क्योंकि नबी पाक ने औरत का एक मुकाम रखा है, माँ है तो पाँव तले जन्नत है, बेटी है तो रहमत है, बीवी है तो निस्फ़ ईमान है। और खुतबा अलविदा में भी नबी पाक ने फरमाया है औरतों को बिला वजह मत जुदो गुम करो। लेकिन वो बाज नहीं आती, उनके वालिदैन को भी पता है, वो बजाय उसे समझाने मुझे मारने के लिए तुल जाते हैं। मैं बड़ा डिस्टर्ब हूँ, अब वो अपने मेके में है, मेरे 5 बच्चे मेरे पास हैं। वो यहाँ तक कि मैं ड्यूटी पे जाता हूँ, कभी मैंने उसको सोते नहीं जगाया। 15 साल में एक दिन भी उसने मुझे नाश्ता बना के नहीं दिया। जब आता हूँ सोई हो तो जगाता नहीं, यार आराम कर रही है, करने दे, मैं घर रखता हूँ। ये सब कुछ मानती है, मोहल्ले वालों ने भी उसे समझाया, बरादरी में ने भी, लेकिन वो बात ही नहीं आती। देखो इस वक्त पे जो सिचुएशन उन्होंने बताई है कि वो अपने मेके चली गई हुई है और बच्चे इनके पास हैं, तो ये वाली जो सिचुएशन है इसमें तो इनको प्रॉपर यानी साइकोलॉजिस्ट से डिस्कशन करनी चाहिए कि अब आगे क्या करना है। बेसिकली इसके पीछे ज़रूरी नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा केयर दी जाए तो आप उस शख्स की तरफ या उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होगे और उनके साथ ज़िंदगी गुजारने का सोचोगे और आपका जहन कुछ और नहीं सोचेगा। ये होती है वजह कि हमारा जहन किस तरह का है,
हमारी पर्सनालिटी किस तरह की है। तो मैं इधर कोई एनालिसिस नहीं कर सकती, ना उनके बारे में कुछ कह सकती हूँ, लेकिन ये कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ ख़वातीन हो या मर्द हों, उनकी इंक्लिनेशन होती है कि दे वांट एप्रिसिएशन, दे वांट टू बी वैल्यूड, और उसके लिए वो मुख्तलिफ लोगों से वैलिडेशन लेना उनकी आदत होती है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये कि ये सोचते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा किया उनके साथ, लेकिन वो क्या सोचती हैं उनके साथ ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं एक मिसाल देती होती हूँ कि अगर हस्बैंड बर्गर खिलाता है जबकि वाइफ को पिज़्ज़ा चाहिए, तो वो पिज़्ज़ा जो है उसका कंपनसेशन बर्गर से नहीं होगी, बेशक बर्गर भी बड़ा अच्छा होगा। तो ये चीज़ हमने देखनी होती है कि वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं उनके साथ, लेकिन क्या वही अच्छा उनकी रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि डिस्कशन होनी चाहिए। और एक जैसे होता है ना कि किसी कंपनी में हम कॉन्ट्रैक्ट्स प्लान करते हैं कि भाई ये डूज एंड डोंट्स हैं, ये काम करने वाले हैं, ये इस तरह से होगा, तो उसमें उनके साथ डिस्कशन की जाए। एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह से प्लान किया जाता है इसको कि भाई उनकी क्या इश्यूज़ हैं, वो क्यों ऐसा कर रही हैं और इससे कैसे निकला जा सकता है। और अगर ये एडिक्शन है, जो मैंने पहले कहा, अगर ये एडिक्टिव बिहेवियर है जो कि एक पर्सनालिटी होती है इस तरह की, तो फिर उसके लिए प्रॉपर उनकी ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है। और कपल थेरेपी पे भी जा बिल्कुल, सकते हैं कपल थेरेपी में ही कॉन्ट्रैक्ट भी आएगा और उसी में फिर हम गाइडेंस भी देते हैं, दोनों को एक कंबाइंड सेशंस में भी देते हैं और अलग अलग से भी उनकी करते हैं कि काबिल। एग्जैक्टली और ये जो औरतें, कुछ लोग औरतों को सजेस्ट करते हैं ना कि बैकअप प्लान हो, किसी अमीर शख्स से अमीर ख़ानदान में शादी हो जाए तो ज़िंदगी संवर जाएगी। दैट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज इंसान खुद मजबूत होना चाहिए। आपके पास हमेशा आपका एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है वो आपका पेरेंट्स हो, आपकी अच्छी डिग्री हो सकती है, आपका करियर हो सकता है। तो अपनी ज़ात के लिए काम करें और पहले ख़ुद को मजबूत करें, फिर किसी से एक्सपेक्ट करें कि वो आपको सपोर्ट करे या वो आपके लिए मतलब स्टैंड ले। क्योंकि अगर वो नहीं भी ले रहा, यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू स्पीक फॉर योर सेल्फ। तो अपनी ज़ात पर काम करें और फिर शादी के बारे में सोचें। कोई आपको कितना भी प्रेशराइज कर ले, प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए ताकि कल को इस तरह के मसाइल ना हो। डॉक्टर तमीना मेरे साथ मौजूद थी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है आज का हमारा। आज हम बात करेंगे अच्छी ड्रेसिंग के लिए 5 पीस का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है और इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों समझा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये कहा जाता है, और मैं अक्सर कहती भी हूँ कि अच्छा काम करने पे भी इतनी एनर्जी लगती है जितना बुरा काम करने पर वक्त ज़ाया होता है। तो बुरा करने से बेहतर है आप अच्छा कर लें। और बिल्कुल यही पॉइंट ड्रेसिंग पर भी अप्लाई होता है कि आप क्या पहन रहे हैं, क्यों और कैसा है, और वो अच्छे से आयरन है कि नहीं, साफ़ है या नहीं, और सबसे बढ़कर आप पर अच्छा लगेगा या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल बेल बॉटम्स पहनने का ट्रेंड है, तो देखना ये चाहिए कि क्या ये सब पर अच्छा लगेगा या नहीं। और इस हवाले से बात करेंगे, मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल इमेज कंसल्टेंट और वार्डरोब एक्सपर्ट हामिद सईद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हामिद साहब, सबसे पहले तो बताएं कि ये 5 पीस क्या है? देखें, अभी आपने बात की कि अच्छा लगना चाहिए, साफ़ सुथरा लगना चाहिए और प्रेस कपड़े होने चाहिए और पॉलिश में भी शूज़ होने चाहिए। तो ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो एक्चुअली ड्रेसिंग का फार्मूला क्या है, सक्सेसफुल ड्रेसिंग का फार्मूला क्या है, ड्रेसिंग फॉर सक्सेस का फार्मूला क्या है। 20 साल पहले मैंने ये फार्मूला डेवलप किया था और आज भी यूनिवर्सिटी इज़ ट्रू। तो उस फार्मूले की बात करते हैं कि 5 पीस अगर इनका आप ख्याल रखेंगे तो यू विल नेवर एवर यू ऑलवेज बी ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन एंड फॉर द यू लुक द पार्ट। तो सबसे पहला पी है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन का मतलब ये है कि कलर कौन सा पहनना है। तो कलर का मतलब ये है कि आपने ये नहीं कि कलर्स कौन से चल रहे हैं, कौन से फैशन में हैं, कौन से ट्रेंड में हैं। आपने देखना है कि आपका आई कलर क्या है, हेयर कलर क्या है, स्किन टोन क्या है। देखें, जब आप फितरत के साथ साथ चलते हैं तो उससे फ़ायदा उठाते हैं, जब फितरत के अगेंस्ट चलते हैं तो यू ऑलवेज पे अ प्राइस। तो अल्लाह ताला ने हमारी एक सर्टन कलरेशन बनाई है, तो उस कलरेशन के मुताबिक अगर हम कपड़े पहनेंगे तो वी विल लुक वेरी गुड। पहली उसमें सब हमारी जो कलरेशन पाकिस्तानी कलरेशन की बात कर लेते हैं, या हम डार्क हैं, स्किन टोन की बात कर रहा हूँ, या हम मीडियम हैं, या हम फेयर हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टोटली वाइट हैं, लेकिन वो वाइट वो वाले गोरे वाले वाइट नहीं हैं, क्योंकि उनकी आँखें वाइट नहीं हैं, उनके बाल वाइट नहीं हैं। तो ये जो हमारी स्किन टोन है, हमारी आई कलर ब्लैक हैं मोस्टली, मे बी डार्क ब्राउन भी हो सकती हैं, और इसके साथ साथ बाल हमारे ब्लैक हैं। तो इस कलरेशन में कौन से कपड़े अच्छे लगते हैं, तो ये है पहला पार्ट पिगमेंटेशन का। भी थोड़ा सा सेगमेंट में बात करेंगे कौन से कपड़े, कौन से कलर्स आपको हमारे ऊपर अच्छे लगते हैं। दूसरा पी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी फिज़ीक के मुताबिक कपड़े पहने।
तो आपने फैशन को फॉलो नहीं करना, ट्रेंड को फॉलो नहीं करना, आपने फॉलो करना है अपनी फिजिक को। आप टॉल हैं, शॉर्ट हैं, हैवी हैं, अगर वुमेन हैं तो आपकी बॉडी शेप क्या है, अगर आप एप्पल शेप हैं या आप पेयर शेप हैं या आप आवर ग्लास हैं या आप रेक्टेंगुलर हैं, तो बॉडी शेप के मुताबिक आपने कपड़े पहने। ये दूसरा पी है। तीसरा पी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पर्सनैलिटी के हिसाब से कपड़े पहने। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप ऑथेंटिक लगे। फिर क्या, एक बंदा शलवार कमीज वाला बंदा है तो वो पहनते ही शलवार कमीज है, तो उसे शलवार कमीज ढंग से पहनना चाहिए ना कि वो 2 पीस सूट या 3 पीस सूट पहने। एक चीज़ अगर आप पे सूट करी है तो वो किसी पे करे, और अगर किसी ने वो पहना है तो वो आप भी अच्छे लगे। जैसे बहुत सी चीज़ें वायरल हो जाती हैं और हर कोई उसको फॉलो करने लग जाता है ये देखे बगैर कि वो उसकी बॉडी टाइप पे अच्छी लगेगी, उसकी पर्सनालिटी पे, उसके हाइट के अकॉर्डिंग अच्छी लगेगी या नहीं, और वो बिल्कुल बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती। ख़ास तौर पे हम मूवी एक्टर्स को फॉलो करते हैं, मूवी एक्ट्रेसेस को फॉलो करते हैं, फिर हम जो शोबिस के लोग हैं उनको फॉलो करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि वो बॉडी शेप कैसी है, उसका पॉस्चर कैसे है, उसको वो कैसे कैरी करता है, ये कैसे कैरी करती है और किस इवेंट पे पहनता है। तो हम बिल्कुल जैसे कहते हैं ना ब्लाइंडली उसको फॉलो करते हैं। आई थिंक इट्स नॉट गोना वर्क। और तीसरी चौथी बात इसमें यह है कि आप अपने प्रोफेशन का ख्याल रखें। पी जो है प्रोफेशन, इसका मतलब आप पहले कपड़े लेने से पहले, बाय करने से पहले, पहनने से पहले सोचें आप करते क्या हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर लगने चाहिए, अगर आप एक इंजीनियर है तो इंजीनियर लगने चाहिए, अगर आप अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट लगने चाहिए, बैंकर है तो बैंकर लगने चाहिए, तो लिस्ट गोज़ ऑन, लॉयर है तो लॉयर लगने चाहिए। तो अगर आप अपने प्रोफेशन के मुताबिक कपड़े नहीं पहनेंगे तो अगेन क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू स्पेंडिंग योर प्रोफेशन एंड देन यू नॉट गोना लुक द पार्ट। और आखिरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है कि अपनी पोजीशन के मुताबिक कपड़े पहने। जैसे एक बंदा अभी नई जॉब लेता है, ठीक है, इसमें ओवर ड्रेसिंग भी कर सकता है, अंडर ड्रेसिंग भी कर सकता है। नई जॉब है तो वो CEO की तरह ड्रेसिंग करके जाता है, तो लोग कहेंगे यार तुम जॉब काम करने आए हो, कंपनी को टेक ओवर करने आए हो। इसी तरह जब आपकी जो पोजीशन अपग्रेड होती है, जैसे आपने यहाँ से शुरू किया, उसके बाद मिडिल मैनेजमेंट में चले गए, फिर उसके बाद सीनियर मैनेजमेंट में, फिर वन डे यू आर इन द सी स्वीट, तो आपके साथ साथ जो आपकी प्रमोशन हो रही है उसके साथ अपनी इमेज भी अपग्रेड करें। अच्छा, इसमें लोग कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। मैं कहता हूँ ये देखें, जब आप पहली कार लेते हैं तो उससे स्मॉल कार लें, जब बाइक से शुरू करते हैं, फिर कार में आते हैं, फिर उसके कार में जैसे आपने जो सुजुकी ली, उसके बाद आप कहते हैं जी मैंने होंडा लेनी है, फिर उसके बाद अल्लाह ताला आपको बड़ी कार भी देता है। इसी तरह घर हैं, तो पहले जनाब 5 मरले का घर है, फिर 10 मरले का घर है, फिर उसके बाद कनाल का घर है। अच्छा, हामिद साहब एक कॉलर है, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सलमा। वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, मैं ठीक हूँ। आप खैरियत से? बड़े खूबसूरत हैं, क्या करती हैं बालों के लिए आप? आपके बाल बड़े खूबसूरत हैं, बालों के लिए क्या करती रहती हैं? हमें भी बताएं ना वो तोड़ के। अच्छा, क्या चाहिए आपको बालों के लिए? था कि ना सर, मैं सर से बालों के बारे में बात कर सकती हूँ, बालों की ड्रेसिंग के बारे में? जी पूछें आप। हाँ, मेरे ना मेरे बाल वाइट हो गए, क्या मैं कलर नहीं लगाना चाहती, मैं मेहंदी लगाती हूँ, उससे मेरे बाल खराब हो गए, मैं क्या करूँ? अच्छा, वैसे तो हमारे पास ना काफ़ी लोग आते हैं हमारे साथ इस टाइम ना, जो है इमेज कंसल्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग तो आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। पहले अपने जो है टेस्ट कराएं आयरन डेफिशिएंसी के, विटामिन B12 के, कि आपको उसकी कमी तो नहीं है। और दूसरा जो मेहंदी है ना, वो आजकल बहुत केमिकल्स वाली आ रही है, तो प्लीज़ अपने बालों में वो मत लगाएं, क्योंकि उससे आपके बाल ना ज़्यादा वाइट होंगे। और अब आपने लगा लिए तो कोई बात नहीं, अब आप किसी अच्छे उसके पास जाएं, डॉक्टर के पास, वो आपको सप्लीमेंट्स रेकमेंड करेंगे। और सबसे पहले अपने टेस्ट कराएं और ऐसी चीज़ें खाएं जिससे जो आपके बाल हैं वो रिवर्स ग्रेइंग की तरफ आ जाएंगे। और दूसरा जो आपने ड्रेसिंग के बारे से क्वेश्चन करना है वो करें। मैं इसका जवाब थोड़ा सा ऐड कर सकता हूँ इनके बालों के बारे से। देखिए, अगर आपके बाल जो है सफ़ेद हो रहे हैं या कुछ जो भी कलर वलर चेंज कर रहे हैं, तो 2 तरीके हैं। या तो आप ग्रेसफुली उनको सफ़ेद होने दें, ठीक है ना, उसको ऐसे रखें। और अगर आपने कलर करना है तो फिर कलर जो है वो आपकी कंप्लेक्शन के मुताबिक, वो ऐसा ना हो कि आप उसमें ऐसा कलर कर दें, जैसे भी मेहंदी कलर की बात कर रही हैं, तो हमारी कंप्लेक्शन पे तो मेहंदी कलर अच्छा ही नहीं लगेगा ना। और बाजार से सस्ते कलर्स मत लीजिएगा, उससे बाल और डैमेज होंगे। मेडिकेटेड और अच्छे हेयर कलर। और आखिरी बात ये कहूँगा, अगर आप कलर करना शुरू करें तो फिर हमेशा कलर करें, ये नहीं कि एक हफ्ते किया, दूसरे हफ्ते नहीं किया। तो आप एक कंसिस्टेंट लुक उसमें होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ड्रेसिंग के वाले से क्या सवाल करना था आपने, कीजिए। सबके लिए बात कर रहे हैं, मैं तो जैसे खुद ही अच्छी कर लेती हूँ, मुझे ज्यादा सर से बालों का पूछना था कि बालों की कैसी वो हो। और मेरी आपकी बालों की तारीफ बहुत करनी थी, मैंने आज बेसिकली मैंने आज आपकी तारीफ करनी थी, आपके बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, इसके लिए क्या रेमेडीज कर। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे 5 पीस के वाले से, तो बताएं। तो आखिरी पी है पोजीशन। तो इसका मतलब है कि अगर आप जब भी शॉपिंग करने जाएं तो इससे पहले कि आप किसी सेल्समैन से इम्प्रेस हो जाएं कि ये आपके ऊपर अच्छा लगता है, क्योंकि सेल्समैन तो यही कहेंगे यू लुक लाइक $1 मिलियन है और ये बनाई आपके लिए है। तो आपने ये 5 चीज़ों का ख्याल रखना है। अब कलर चेक करने का तरीका क्या है?
जैसे आप अपना ड्रेस खरीद रही हैं, तो जो कलर है उसको आप अपनी स्किन टोन के पास, यहाँ पे फेस के पास, नीचे नहीं, नीचे तो पैंट है, पैंट डजंट मैटर, तो यहाँ रख के देखें 2 कलर्स हैं, आप देखें, कॉन्टेम्पलेट करें कौन सा कलर है जिसमें आपकी स्किन ग्लो करती है, तो वो आपके लिए राइट कलर है। जो स्किन पे जिसमें स्किन ग्लो नहीं करती उसको आप ग्रे लग रहे हैं, डल लग रहे हैं, एग्जैक्ट डल लग रहे हैं, लिथार्जिक लग रहे हैं, लेजी लग रहे हैं, क्योंकि कलर जो है ना वो आपने सुना होगा कई बार बंदा मिलता है कहता है आप तो आज बड़ी अच्छी एनर्जी है आपके पास, और आप वही होती हैं, उसने कहता है कि खैर ये तो है और आज तो नींद भी नहीं पूरी लेकिन मैं कैसे ग्लो कर रही हूँ, तो वो सिर्फ कलर का कमाल होता है। राइट, एग्जैक्टली। तो उसका ख्याल रखें। दूसरा, ये कपड़े ट्राई करके खरीदें, मतलब आपने जब खरीद लिए तो वापस तो नहीं हो सकते ना, तो आप जाएं ट्राई रूम में जाएं, आजकल आई नो मसले हैं, वो मसले मसाइल हैं ट्राई करने के, लेकिन आप उसको ट्राई करें, देखें आपकी बॉडी में कैसे लग रहा है, बैठ के देखें कहीं टाइट तो नहीं है, कहीं मतलब खुला तो नहीं है, ऐसी, तो पैसे खर्च करने से पहले अपनी फिटिंग देखें। तीसरा है उसी कपड़े को रख के देखें कि क्या इसमें आप जो है आपकी पर्सनैलिटी जो है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप फ्लेम्बॉयंट हैं, आप चाहते हैं कि लाइमलाइट में आना चाहते हैं, तो क्या आपकी पर्सनैलिटी पे सूट करते हैं ये कपड़े। और चौथी चीज़ आपने ये देखनी है कि उसको पहन के देखें, और देखें कि क्या आप उस प्रोफेशन के जो हैं वो लगते हैं कि नहीं लगते, क्या इसमें मैं लॉयर लगता हूँ, क्या इसमें मैं डॉक्टर लगता हूँ, और आखिरी बात है कि मैं किस लेवल का बंदा हूँ, मैं कहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं उस लेवल का लगता हूँ नहीं लगता। ये आप क्विकली 5-6 मिनट के अंदर अंदर आप कर सकते हैं। जहाँ ठीक है हामिद साहब, बड़ी अच्छी आपने इंसाइट्स दिए, और हम बात कर रहे थे अच्छी ड्रेसिंग के जो 5 पीस है वो क्या है, और कैसे हम अपनी स्किन टोन के, अपने बालों की टोन और अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग कलर्स चूज़ कर सकते हैं, ड्रेसेस चूज़ कर सकते हैं, स्टाइल्स चूज़ कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद थे हामिद सईद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच।